बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनिक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे। और इसके साथ साथ जब भी हम हाजिर होते हैं हमारी पूरी कोशिश होती है कि एक ब्लेंड, एक मिक्स हो खबरों का जो आप तक पहुंचाया जाए, जिससे आपके दिन का आगाज अच्छा हो। कोशिश तो यही होती है कि हम अच्छी खबरें रखें, लेकिन आज शो में हम कुछ ऐसी खबरें भी डिस्कस करेंगे जो इतनी अच्छी नहीं है। और सबसे पहले हम आगाज करते हैं अच्छी खबरों से और बात करेंगे कि अच्छी खबरों का आगाज करने से पहले अली एक थोड़ी छोटी सी चीज मैं ऐड कर दूं जनाब। आज वर्ल्ड अर्थ डे है और आज के शो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने डिस्कस करनी है वो ये है कि जमीन की हिफाजत के लिए हम सबकी जिम्मेदारियां क्या है। बिल्कुल, और ऐसा ही है, जमीन की हिफाजत के लिए और मौसमियाती तगय्युर के हवाले से जो आगाही पैदा करने के लिए बहुत सी तकरीबात होती हैं। और ऐसी ही तकरीबात में एक तकरीब मैराथन भी है जो लोग अक्सर इसलिए भागते हैं ताकि जमीन को बेहतर बनाया जा सके, जमीन को महफूज बनाया जा सके। और ऐसी ही एक मैराथन अभी हुई है बॉस्टन में, और ये वो मैराथन है जिसके लिए बहुत से खिलाड़ी नजरें जमा के बैठे होते हैं। और इस मैराथन में जो 2025 में बॉस्टन में मुनक्किद की गई है, ये बड़ी मेजर मैराथन में से एक है। और कीनिया के जॉन कोरीर ने मुकर्ररा फासला 2 घंटे 4 मिनट में और 45 सेकंड में ये तय किया है और टाइटल अपने नाम कर लिया है। मैराथन में दूसरे नंबर पर 2 एथलीट तंजानिया के अल्फोंसो और कीनिया के कायबेरियन रहे, और इन दोनों का वक्त 2 घंटे 5 मिनट और 4 सेकंड रहा। और चौथी पोजीशन पर अमेरिका के कॉनर रहे। पिछले साल के फातेह सीसे लीमा अनफिट होने के सबब रेस के दौरान ही दस्तबरदार हो गए थे। और बॉस्टन मैराथन में पाकिस्तानी रनर्स ने भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। जनाब 31,000 के करीब रनर्स मौजूद थे, जिसमें तमाम 18 जो पाकिस्तानी थे वो दौड़ उन्होंने मुकम्मल की है, जिसमें से 13 ने 4 घंटे से कम वक्त में मैराथन को मुकम्मल किया है। कराची की नौजवान रनर अमीन मकाती ने मुश्किल तरीन कोर्स पर 2 घंटे 48 मिनट का शानदार वक्त दिया और इस इवेंट में तेज तरीन पाकिस्तानी होने का एजाज भी अपने नाम किया है। कराची ही से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल रहमान ने भी 2 घंटे 51 मिनट में दौड़ मुकम्मल करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। जी हाँ, पाकिस्तानी खवातीन में सारा लोधी ने 3 घंटे 24 मिनट में दौड़ मुकम्मल की। जी, हमारी लड़कियां भी किसी से पीछे नहीं है। इस साल बोस्टन मैराथन में 6 पाकिस्तानी रनर्स का 6 स्टार फिनिशर का एजाज हासिल किया और अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर सलमान खान ने 5वीं मरतबा बोस्टन मैराथन मुकम्मल की। वो पहले ही 6 स्टार फिनिशर का एजाज हासिल कर चुके हैं। और बोस्टन मैराथन में पाकिस्तान के दानिश इलाही और फैसल शफी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और उन्होंने शलवार कमीज पहनकर जनाब तेज तरीन मैराथन का रिकॉर्ड बना लिया है। इन दोनों एथलीट्स ने 3 घंटे 26 मिनट में ये मैराथन मुकम्मल की। और हमारी कोशिश होगी और इंशाल्लाह एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से जैसे हम आपको पहले अपने चैंपियंस से, अपने एथलीट से मुलाकात करवाते हैं, हम अपने इन चैंपियंस से भी आपकी मुलाकात जरूर करवाएंगे इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में। और जनाब जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो एक और भी फेस्टिविटी हमारी चल ही रही है। PSL सीजन 10 फेस्टिविटी हमारी चल रही है। कल का मैच आप लोगों ने देखा ही होगा किस तरीके से परफॉर्मेंस रही हमारी दोनों टीमों की। लेकिन तफसील से बात करेंगे, हाँ तफसील से बात करेंगे आगे चल के। लेकिन फिलहाल जरा बड़ी खबर में नजर डालते हैं अपनी सियासी सूरत हाल पर। तो जनाब अब कुछ बात करते हैं। तहरीक इंसाफ ने ईद उल फितर के बाद एक ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान किया था और इत्तेहाद बनने से पहले ही बज़ाहिर लग रहा है कि अलायंस का ख्वाब बिगड़ता दिखाई दे रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते JUIF की मरकजी मजलिस आमला का हम इजलास हुआ, जिसमें तवील मुशावरत के बाद बड़े और अहम फैसले किए गए, जिनका ऐलान चंद दिन में मुतवक्के है। मगर JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद न करने का इंदिया दिया है और कहा है कि JUI PTI के साथ बाज़ाब्ता अलायंस का हिस्सा नहीं बनेगी। हाफिज हमदुल्ला के मुताबिक PTI की क़यादत में दाखिली इख्तलाफात हैं, पार्टी का कोई वाज़े और मुत्तफ़िक का मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा है और इसीलिए JUI ने फैसला किया है कि वो पार्लियामेंट में आज़ाद अपोजिशन के तौर पर अपना किरदार जारी रखेगी। जबकि मौलाना फजल रहमान ये कहते हैं कि इशू टू इशू मामलात में ताउन का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के रहनुमा की आसद कैसर की आज JUI के साथ मुलाकात होने का इम्कान है और इसके बाद सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाएगी। मगर सवाल ये है कि अगर मौलाना तहरीक इंसाफ का ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में साथ नहीं देते तो तहरीक इंसाफ सोलो फ्लाइट लेगी या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का भी खात्मा हो जाएगा। और मुस्तकबिल में हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तहरीक इंसाफ का लाया अमल क्या होगा, इस पर बनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफ़ज़ई साहब। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। शौकत साहब, सबसे पहले तो सियासी खबरों की तरफ हम बढ़ते हैं, डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं। PSL 10 सीजन फॉलो कर रहे हैं, फिर सपोर्ट करें भरपूर तरीके से पेशावर ज़ल्मी को आप?
जी, पेशावर ज़ल्मी ने जो वापसी की है ना, ये बड़ी अच्छी की है। मैं शुरू में बड़ा मायूस हुआ था, जो 2 मैच इन्होंने मुसलसल हारे। सर उसके बाद जो उन्होंने कमबैक किया है, बहुत अच्छा लगा। और उम्मीदें हैं, हमारे तो सारी टीमें हैं बहुत अच्छी टीमें हैं माशाल्लाह। एक तो ये है कि हम हमेशा ये तवक्को करते थे कि डोमेस्टिक खेल हो और क्रिकेट हो डोमेस्टिक, उससे अच्छे अच्छे प्लेयर निकले। और ये सेलेक्टर्स के लिए काफी मुश्किल हो जाता है प्लेयर्स को छुपाना। एग्जैक्टली और अभी ये अच्छा मौका है कि मीडिया भी साथ देता है, मीडिया को भी पता होता है कौन सा प्लेयर कितना खेला है, कैसे खेला है। मैं समझता हूँ कि T20 तक जहाँ तक महदूद है, ये क्रिकेट तो बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन जो इंशाल्लाह हम दुआ गो है। ये मैच तो ठीक है सर, सियासी मैच का क्या करना है। सबसे पहले तो जरा JUI के रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला का हमने बयान भी अभी सुनाया, जो उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने मतलब अपना शिकवा भी किया है कि कोई एक बात की जाती है पार्टी की जानिब से, और मेन ये है कि लीडरशिप तो जेल में है। PTI ने अभी तक वो कह रहे हैं कि JUI के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनका जवाब नहीं दिया, इस वजह से भी उनके साथ नहीं चल रहे। तो कौन से ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात है सर JUI के जो तरीके साफ अभी दूर करने से इनकारी है? देखिए, ऐसे कोई तहफ़्फ़ुज़ात मेरे ख्याल में नहीं है। उस दिन भी अब्दुल्ला साहब रात को भी मेरे साथ एक शो में थे, उससे पहले भी थे। और जिस दिन वो अनाउंस कर रहे थे कि जी हम कोई किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं करने जा रहे, तो उनसे पूछा गया कि जी वो तहफ़्फ़ुज़ात तो बता देना। तो उन्होंने कहा नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात हम नहीं बता सकते। अब ही कौन से तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं? JUI अगर अपोजिशन में है तो हम अपोजिशन का ही अलायंस बनाना चाहते हैं। अब ये फैसला तो JUI ने खुद करना है कि वो अपोजिशन में रहना चाहती है या हुकूमत का साथ देना चाहती है। एक तरफ वो कहती है फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, नाजायज हुकूमत है, ज़्यादतियाँ हो रही हैं, ये हो रहा है, करप्शन हो रही है, मईशत तबाह हो रही है। दूसरी तरफ जिस तरह पीपल्स पार्टी गिले शिकवे कर रही है, लेकिन वो तो हुकूमत में किस्म के सामने है ना, लेकिन नहरों के ऊपर रो कि जी नहरें हमसे पूछ के नहीं निकाली जा रही। लेकिन JUI का पता नहीं चल रहा है कि वो किस तरफ है। और ये कहना कि जी इनका पता नहीं चल रहा है, ये एक लीडरशिप सामने नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, मौकफ नहीं है, बिल्कुल गलत। हमारी लीडरशिप बिल्कुल सामने है। चेयरमैन है बैरिस्टर गौर, जनरल सेक्रेटरी है सलमान अकरम राजा, और उमर अयूब साहब हमारे अपोजिशन लीडर हैं। मेरे ख्याल से इसमें क्या है अब सारा दिन आपसे लोग मिलते रहेंगे तो उसकी जिम्मेवारी तो हमारी नहीं है। जो पार्टी की लीडरशिप है आप उनसे जाके पूछे कि जी आपका ये मौकफ है या नहीं है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है, देखिए जितनी इनके साथ हमारी मीटिंग्स हुई है, मैं तो खैर शुरू से कह चुका था कि नहीं होगा इत्तेहाद, लेकिन चूंकि हमारे बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी कि जी इत्तेहाद होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, पॉलिटिकली तो होना चाहिए। तो अगर आप अपोजिशन में हैं तो फिर तो क्या देने का एक ही रास्ता है। क्या वजह है आपको लगता है कि फिर क्यों इत्तेहाद नहीं हो पा रहा? क्या तहरीके इंसाफ के अंदरूनी झगड़े सबके जो सामने आने हैं ये वो वजह है जिसकी वजह से JUI किनारा कशी इख्तियार कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जितने JUI जितने लोग निकाल सकती है उससे ज्यादा PTI के लोग निकलेंगे, ये बात नहीं है। ये JUI से पूछना चाहिए कि उनकी मजबूरी क्या है। देखिए वो उनकी मजबूरी कोई हो सकती है, अदरवाइज तो आपको पता है अगर वो इत्तेहाद नहीं करना चाहती तो शुरू से कह देती। उसका क्या मसला था कि वो इतनी ज्यादा मीटिंग होती रही है, और अभी भी कहते हैं कि जी पॉइंट टू पॉइंट या इशू टू इशू इत्तेहाद हो सकता है या बातचीत हो सकती है, तो व्हाई नॉट ग्रैंड अलायंस। तो उसका मेरे ख्याल से या तो उन पे कोई प्रेशर है या फिर उनकी अपनी पार्टी। तो शौकत साहब खासी सियासी बसीरत आप रखते हैं, तीसरी हुकूमत है KP में, मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में कौन सी ऐसी मौलाना की मजबूरी है जो वो ना तो इत्तेहाद का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, और फिर क्या ये पहले दिन से ही वो कायल नहीं थे इस चीज के, बस रस्मी बातें फिर बजाय चलती रही कि इत्तेहाद होगा, ग्रैंड अलायंस बनेगा? देखिए पहले तो ये तासुर दिया गया ना कि बड़े अरसे से PTI और JUI के दरमियान खलफशार रहा है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां होती रही हैं, तो थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो हमें तो यही उम्मीद थी कि ठीक है हमारी तरफ से भी मौलाना साहब के खिलाफ जो बातें होती थी या वहाँ की तरफ से जो होती थी इमरान खान साहब के खिलाफ, तो हमने कहा ठीक है। तो उसमें तो काफी पेशरफ्त हुई। आपने देखा कि एक दूसरे के खिलाफ जो वो इस्तेमाल होते थे अल्फाज, वो सारे खत्म हो गए, मिल बैठ गए, खाने खा लिए एक साथ,
अब उसके बाद अचानक ये कहना कि जी इनका मौकफ एक नहीं है, तो अब आप सोचें कि क्या बैरिस्टर गौहर या सलमान अकरम राजा ने कोई ऐसा मौकफ अपनाया है जो बदला हुआ मौकफ हो? अब देखिए, मैं अगर जाऊं और मौलाना से बातचीत करूं और शाम को कोई और जाए फिर, तो उसका तो कोई वैल्यू नहीं होगी ना। असल वैल्यू तो होगी जो पार्टी का सरबराह साहब, इस वक्त सरबराह जो है इमरान खान जेल में, बैरिस्टर गौहर जो है वो चेयरमैन है पार्टी का। आप उनसे पूछें कि भाई आपका मौकफ क्या है, और आपको ये भी पता है कि अगर 10 धड़े भी बन जाए ना तारीख इंसाफ में, तो बात चलती है इमरान खान की। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं शौकत साहब, लेकिन बानी पीटीआई की अगर बात करें तो उन्होंने ही कहा था कि सारी क़यादत से उन्होंने ये कहा था कि इख्तिलाफात को ख़त्म करें, पार्टी बयानिए पे खड़े हो जाएं, मगर इख्तिलाफात ख़त्म होने की बजाय बढ़ते ही चले जा रहे हैं और इसकी वजूहात सामने नहीं आ रही हैं, और ये पार्टी के लिए कितनी नुकसानदेह बात है। हम देखते हैं कि बानी से मुलाकात को लेकर भी इख्तिलाफात ख़त्म नहीं हो रहे हैं, और एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज़ कहना क्या आपको लगता है दुरुस्त है? देखिए, पार्टी के अंदर जो इख्तिलाफ राय होता है या इख्तिलाफात होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। मैं बड़े अरसे से सियासत कर रहा हूँ, स्टूडेंट लाइफ से। जो हम स्टूडेंट, हमारी उस वक्त PSF का मैं प्रेसिडेंट भी था यूनिवर्सिटी का, तो जो PSF होते थे उसमें भी इख्तिलाफात होते थे। ये इख्तिलाफात कोई ऐसी चीज थी, लेकिन जब कोई मौका आता था, कोई इशू होता था, उस पर सारे इकट्ठे होते थे। तो कोई बयाने के ऊपर तो हमारा इख्तिलाफ नहीं है, जाती इख्तिलाफ हो सकता है, मेरी किसी से नहीं लगती है, उसकी मेरे साथ नहीं लगती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें पार्टी के बयानिए, पार्टी की पॉलिसी पे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता है कि मैं पार्टी की पॉलिसी को नहीं बदल सकता, ना पार्टी का बयाना बदल सकता हूँ। मैं अगर टीवी पे आकर बात करता हूँ तो मैं तो पार्टी की बात करता हूँ। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई बहाना था या कोई जेन्युइन रीजन हो सकती है। हाँ, कोई और रीजन हो सकती है JUI की, वो जाहिर है वो खुद ही बता सकते हैं, अब्दुल्ला साहब बता सकते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब बता सकते हैं कि उनकी ऐसी क्या मजबूरी आ गई अचानक कि उन्होंने इतना बड़ा ऐलान कर दिया कि जी कोई इत्तेहाद नहीं होगा, और फिर बीच में एक शोशा ये भी छोड़ दिया कि जी इशू टू इशू बात हो सकती है। ये इशू टू इशू क्या होगा? मतलब हमने कोई उनसे इमरान खान को तो रिहाई नहीं दिलानी थी ना, हमने तो इस मुल्क के लिए जो हम कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, पार्लियामेंट की बालादस्ती नहीं है, जमहूरियत नहीं है, अदले आजाद नहीं है, हम तो इसके लिए कहते थे कि जी ये इदारे मजबूत हो और जमहूरियत मजबूत हो। इसके लिए अगर नहीं तैयार हो तो बाकी क्या इशू रह जाता है? सही है। इमरान खान ने तो क्लियर कट ऐलान कर दिया है कि मेरे लिए और बुशरा बीबी के लिए कोई बात ना करें। मैं चाहता हूं कि मैं अदालतों के जरिए रहा हूं, और बाकी आप जो बात करें, किसी से भी बातचीत हो तो मुल्क के मफाद में करें। तो इसके अलावा तो मेरा नहीं ख्याल है कि आप, मौलाना साहब ने एक मौक़िफ़ जो मैं आप जो रात को उन्होंने बताया कि जी इनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ ये बातचीत करना चाहते हैं, ये तो हमारा शुरू से मौक़िफ़ है, ये कोई बदला तो नहीं है, और ना ही हमने कोई ना ही इस वक्त कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, हमारे तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ इस वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। हाँ, अगर इत्तेहाद बन जाता तो इत्तेहाद, हमने कहा है कि जब इत्तेहाद बन जाता है तो उसके बाद फिर हम उसके पाबंद होंगे, जो इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से बात होगी वही होगी। लेकिन उन्होंने तो इत्तेहाद बनने ही दिया। ठीक है। शौकत साहब, एक तो मुझे ये चीज क्लियर कर दे कि शेर अफजल मरवत साहब को ऑन करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या नहीं, और दूसरा ये कि उनका एक बयान नजर से गुजरा होगा आपकी, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि 2 शराइत रखी गई हैं। पहली शर्त ये है कि बानी PTI खामोश रहें, और दूसरी सोशल मीडिया को लगाम दें। तो वो ये कह रहे हैं कि बानी PTI को 60 दिन सोशल मीडिया को लगाम डालने और चुप रहने का कहा गया है, कोई ऐसा बयान ना दिया जाए जिससे मुज़ाकरात में रुकावट आए, तो ऐसी सूरत में बानी PTI 45 दिन में रिहा हो सकते हैं। तो सर, क्या ये बात दुरुस्त है? हुई है ऐसी कोई डील ऑफर? देखिए, डीलें तो आपको पता है, कई लोगों ने, हमारी पार्टी के सीनियर वो लोग जो इमरान खान से मुलाकात करते हैं, डीलों की तो बड़ी ऑफर होती है। देखिए, इमरान खान तो डील नहीं मान रहा है। अच्छा। और ना ही वो बाहर जा रहा है, ना ही वो खामोश रहेगा, ना ही वो मतलब उनका तो बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। और जहाँ तक शेर अफजल मरवत साहब की बात है, तो क्या इनके बड़े करीबी ताल्लुकात बन चुके हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ कि इनको इतनी करीबी इत्तलाहात मिल रही है? और क्योंकि उनका तो पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। लेकिन बड़ी फिक्र है इनको। और मरवत साहब को अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑन नहीं करती, आप ये कह रहे हैं? फैसल वाडा साहब और मरवत साहब को हमारी बड़ी फिक्र है, मेरी पार्टी छोड़ भी गए, लेकिन फिर भी उनको बड़ी फिक्र लगी हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बताइएगा कि PTI PDM तर्ज का अलायंस ताहाल नहीं बना सकी, और आखिरी PDM तर्ज का इत्तेहाद के बायस ही आपने देखा था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अदम एतमाद की वजह से घर चली गई थी।
देखिए, आपको भी सारी चीजें क्लियर है। पहले लोग नहीं समझते थे, लेकिन अब तो बच्चा भी समझता है कि इस वक्त हुकूमत कौन चला रहा है। एस्टेब्लिशमेंट के जरिए बनी हुकूमत है, और जब तक एस्टेब्लिशमेंट होती है आपको पता है कि बड़ी रिलैक्स होती है हुकूमतें। लेकिन अगर आप इस हुकूमत की परफॉर्मेंस देखें तो वो तो बिल्कुल जीरो है, 0/0। जो हालात इस वक्त मुल्क के हैं कि मईशत गिरी हुई है, और ये कहते हैं मईशत बहुत बेहतर है, यानी रेमिटेंसेस शो करने हैं। वो तो रमजान था और ईद थी, लोग भेजते हैं अपने रेमिटेंसेस, और जितने लोग यहाँ से गए हैं पाकिस्तान से, इनको अंदाजा नहीं है जो ब्रेन ड्रेन हुआ है हमारा, वो तो सारा पाकिस्तान से चला गया है। अब वो अगर पैसे भेजते हैं, ये खुश हो रहे हैं कि जी हमारे रेमिटेंसेस बढ़ गए हैं, लेकिन और आपका क्या हुआ है? आपने तो, आपकी कपास इस वक्त 34% कम हो गई है, आपने 60% से ज्यादा, ये पाकिस्तान की तारीख का पहले वाकया है कि हम कपास 60% से ज्यादा कपास हम दरामद कर रहे हैं, बाहर से मंगवा रहे हैं। अब आप अंदाजा करें कि और क्यों मंगवा रहे हैं कि एक तो कपास कम हुई, दूसरा 18% आपने यहाँ पे अपने कपास के ऊपर जो बिक रहा है धागा, और ये उस पे 18% आपने जनरल सेल टैक्स लगा दिया, और जो बाहर से आ रहे हैं उस पे कोई ड्यूटी नहीं। तो आप अंदाजा करें, आप अपने किसानों को मार रहे हैं। आपने जो इस वक्त ऑलरेडी गंदम की पैदावार में भी कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद आपने डीपीए जो खाद होती है, डीएपी, उसको आपने महंगा कर दिया। तो ये क्या मतलब, हुकूमत की पॉलिसी कहाँ है? एक्सपोर्ट कम हो रही है, ठीक। जब तक आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, आपकी टेक्सटाइल मिलें बंद हो रही है। 180 के करीब टेक्सटाइल मिलें पंजाब में बंद हो गई। बिल्कुल इसी चीज की जरूरत है कि इसी तरफ ध्यान दिया जाए, खासतौर पर मईशत पर। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तहरीक इंसाफ है। और सबसे अच्छी बात इनकी है कि सख्त से सख्त सवाल हो या कोई भी बात हो, अपनी एक स्माइल के साथ उसको टैकल कर जाते हैं बड़ी आसानी से। बहुत शुक्रिया शौकत साहब आपका। हम बात कर रहे थे खुसूसी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी पर, जो आगे क्या लाहेअमल होने वाला है उस पर, जो अब चीजें चल रही है उनको कुछ क्लियर किया शौकत यूसुफजई साहब ने। अभी हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। शो के आगाज में हमने आपको बताया था कि आज वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जा रहा है और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जमीन के तहफ्फुज़ का यह आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसके हवाले से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो दिन है ये हमारे बहुत करीब होना चाहिए, मकसद हमारे बहुत करीब होना चाहिए दिलों के, क्योंकि इससे हम आज मुतासिर हैं। लाहौर वासियों की अगर खासकर बात की जाए तो हवा में इतनी आलूदगी मौजूद है कि सांस लेना महाल हुआ है, और इसकी वजह से लोगों का जो लाइफ स्पैन है वो कम हो रहा है। तो जहां आबादी ज्यादा है, गुंजान आबाद इलाके हैं, खित्ते जहां पर लोग ज्यादा हैं, वहां पर ये बहुत तेजी से मुतासिर कर रहा है उनकी जिंदगियों को। इसीलिए इस पर काम करना जरूरी है, जिसका मकसद आवाम को जमीन पर माहौलियाती आलूदगी और इस हवाले से दीगर मसाइल के बारे में आगाही देना है। और इंसान की जिंदगी और बका का दारोमदार एक तरफ जहां जमीन से वाबस्ता है, वहीं दूसरी तरफ इंसानी तरक्की के साथ साथ की कई माहौलियाती तब्दीलियां भी जन्म ले रही हैं, जो ना सिर्फ इंसान बल्कि ज़मीन के लिए भी ख़तरनाक साबित हो रही हैं। इंसान ने अपनी ज़रूरी और गैर ज़रूरी सरगर्मियों से ज़मीन के कुदरती निज़ाम पर गहरे मनफी असरात मुरतब किए हैं, जिनका खुमियासा हम आज ज़ल्ज़लों, समंदरी तूफ़ानों, खुश्क साली, वाइल्ड फायर्स जो मुनक्किद हो रही हैं और जिनको काबू करने की कोशिश की जा रही है, कहत साली जो हो रही है, इस जैसी कुदरती आफात की सूरत में भुगत रहे हैं। और अगर मुनासिब इक़दाम ना उठाए गए तो मुस्तक़बिल में कुदरती आफात की शरह में मज़ीद इजाफा भी हो सकता है। रवा सा वर्ल्ड अर्थ डे का जो थीम रखा गया है वो है आवर पावर आवर प्लैनेट, और दुनिया भर के लोगों से 2030 तक काबिल तजदीद तवानाई के पीछे मुत्तहिद होने और साफ बिजली को देने का मुतालबा भी किया जा रहा है। इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मरियम शबीर साहिबा ने, माहिर माहौलियात है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मरियम, सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि क्यों जरूरी है कि जमीन से मुतालिक लोगों को आगाही दी जाए, इसकी जरूरत क्यों पेश आ रही है, और खुसूसी तौर पर आज वर्ल्ड अर्थ डे है, इस हवाले से आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, जमीन की सिग्निफिकेंस इस वजह से भी ज्यादा है कि हमारे पास सिर्फ एक ही जमीन है, और जितनी ह्यूमन पॉपुलेशन है, दूसरी भी जो पॉपुलेशंस हैं, उनको इसी जमीन पर गुजर बसर करना है जब तक जो है वो क़यामत नहीं आ जाती। हम मुसलमान हैं तो हम तो इसी चीज पर बिलीव करते हैं। तो आपको फिर जमीन को लिवेबल बनाना है। आप देखेंगे पाकिस्तान में, दुनिया भर में भी ऐसा है, लेकिन पाकिस्तान में खासतौर पर कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो लिवेबल नहीं है इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक। और हमें मेरे ख्याल इसमें इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी नहीं चाहिए, लेकिन इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ने भी क्लेम किया है कि
फॉर एग्जाम्पल जैकबाबाद जैसा इलाका पाकिस्तान में ऐसा है, उसको कहा गया है कि वो इंसानों में के रहने के काबिल नहीं है, इतनी ज्यादा वहां पे गर्मियों में गर्मी पड़ जाती है। इसी तरह बहुत सारे, आपने जो सेगमेंट के शुरू में एयर पोल्यूशन का बात की कि लाहौर उसको हमेशा जो है वो, और ना सिर्फ लाहौर बल्कि कराची, फैसलाबाद, पाकिस्तान के बड़े शहर, इवन इस्लामाबाद भी जिसको कंसिडर किया जाता है कि बड़ा साफ है। तो बहुत सारे एनवायरमेंटल क्राइसिस का जो है वो सामना है पाकिस्तान को। दुनिया भर में भी क्लाइमेट चेंज के ओवरऑल मसले को देखें तो प्रॉब्लम है। तो जमीन की सिग्निफिकेंस इसलिए ज्यादा है कि इसको लोगों को शऊर दिया जाए। लोगों से मुराद मेरी ना सिर्फ इंडिविजुअल्स हैं बल्कि जो प्रोफेशनल लोग हैं, INGOs, NGOs हैं, इसके अलावा जो आपके बिजनेसेस हैं, आपकी गवर्नमेंट्स हैं, और उनको ये अर्ज किया जाए कि ये जो इस साल का थीम है जैसा कि आपने बताया, उसमें आपस में कोलैबोरेट करें और जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनकी तरफ हम मूव करें। आम अल्फाज में अगर मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँ तो ऐसी तवानाई की तरफ हम लोग हुकूमतें पॉलिसी साजी करें और एक्शंस लें जो हवा से, पानी से और सूरज की से एनर्जी लेके आपकी उससे बिजली पैदा करें, तो वो फिर बिजली उसमें एमिशंस के कम होते हैं और ना होने के बराबर होते हैं, और आपकी जो जमीन है उसमें ग्लोबल वार्मिंग में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस जो है उसमें कम कंट्रीब्यूट होती हैं अगर आपके साफ एनर्जी के सोर्सेज हों, बिजली पैदा करने के जरिए आपके साफ हों। तो इसलिए आज के दिन के हवाले से ये दुनिया भर में अर्ज जो है वो हर एक स्टेक होल्डर से किया जाता है कि वो अपनी अपनी कैपेसिटी में एक्शंस लें और 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है उसको ट्रिपल जो है वो की रफ्तार कर लें कि 3 टाइम्स ज्यादा एग्जिस्टिंग टारगेट से जो है वो मीट करने की कोशिश करें। बिल्कुल, और मरीम अगर आप ना कर पा रहे हो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपके पास रिन्यूएबल एनर्जी के वसाइल मौजूद हैं और आप वो पैदा कर सकते हैं तो बिल्कुल उस पर मुंतकिल कर देना चाहिए। खासकर अगर पाकिस्तान की बात करें और पाकिस्तान जैसे ममालिक की बात करें तो यहाँ पर तो अनगिनत मसाइल हैं जो मौसमी तगय्युरात की वजह से पैदा हो रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स तो एक बात है, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं सैलाब आ रहे हैं, तीसरी जानिब हम कहत साली देख रहे हैं, जलजले आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो दरपेश चैलेंजेस हैं इनसे निपटने में सबसे पहले हमें क्या इकदाम लेने चाहिए और सबसे बड़ा मसला क्या है हमारा? हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो हुकूमतों की नॉन सीरियसनेस है, टू बी ऑनेस्ट। और दूसरा जो है वो जितने हमारे बिजनेसेस हैं पाकिस्तान में, कुछ तो ब्लेम फैक्टर उन पर भी जाता है कि उनमें जो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स को कंसिडर नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल सिर्फ आप ये प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी की एग्जांपल अगर आप देख ले तो कितने ज्यादा पाकिस्तान में फैले जा रहे हैं, लेकिन उसमें एनवायरमेंटल कंपोनेंट सिर्फ EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो कि कानून साजी में रखा गया है कि होनी चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं वो सिर्फ उन फाइलों पर साइन करने के लिए सिर्फ बैठे, उनको पढ़ते नहीं है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की हुई है या नहीं है। उसमें होता ये है कि आप डेवलपमेंट के साथ साथ इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखते हैं। तो पाकिस्तान के लिए ऑफ कोर्स के बहुत जरूरी है कि हम रिच है, सोलर एनर्जी की तरफ रिच है, हमारे पास विंड एनर्जी है, हमारे पास काफी सोर्सेज है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ आपके पास इन रिसोर्सेज का होना नहीं है, बल्कि आपके पास राइट कैपेसिटी और आपके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से भी इस तरफ जो है वो उस तरह से एक्शन नहीं लिया जाता। अभी आप करंट पाकिस्तान का रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स देखें तो टोटल 30% है, जो कि 25% आपकी पानी से आता है और 5% आपकी हवा और सूरज से जो है वो किया जाता है। अगर आप सोलर पैनल्स की इन्वेस्टमेंट्स की सिर्फ बात करें तो इसकी इनिशियल कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा इंस्टॉल करने की होती है, जो बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एक दफा आप इंस्टॉल कर लें तो फिर तो आपकी समझने की इतना फायदा है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स बहुत कम आते हैं। आप दुरुस्त कह रही हैं मरियम, अभी तो ठीक है सोलर पैनल पर शिफ्ट किया जा रहा है, सोलर एनर्जी जो है वो उस पर शिफ्ट किया जा रहा है, अभी के लिए बहुत अच्छा है। आपको नहीं लगता कि आगे चलकर तकरीबन 10-12 साल 15 साल के बाद जब ये नकारा हो जाएंगे तो उसके बाद इनका जो वेस्ट है वो बढ़ जाएगा और उसको फिर कैसे डिस्पोज किया जाएगा, उस हवाले से कुछ कहेंगे? बिल्कुल, जो वेस्ट जनरेशन होती है, फॉर एग्जांपल आप करंट जो हमारा एक वेदर पैटर्न हुआ था जिससे हेलिंग हुई थी, उससे बहुत सारे लोगों के सोलर पैनल्स जो है वो उनका नुकसान हो गया था। तो ये चैलेंजेस ना सिर्फ एनवायरनमेंट की वजह से या उनकी जो बैटरीज इन्वॉल्व होती हैं उनकी वजह से उनको वेस्ट को ठिकाने लगाने के लिए ऑफ कोर्स आपको एक पॉलिसी साजी की जरूरत पड़ेगी और स्ट्रिक्ट एक्शंस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो इशू आप बिल्कुल ठीक करें कि वो बाद में होगा। लेकिन आप करंट इशू देखें कि हमारे पास जो करंट भी वेस्ट
का सिस्टम है इन जनरल, जो हम घरों में प्रोड्यूस करते हैं, जो फैक्ट्रीज प्रोड्यूस करते हैं, उसका कोई ठिकाने लगाने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। पॉलिसी में तो उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जिक्र आता है, लेकिन जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है ना हम इंडिविजुअल लेवल पर उसका अमल करते हैं, ना ही हुकूमतें कोई पॉलिसी साजी और कानून इस हवाले से बनाती हैं। तो इसी वजह से आपको जगह जगह जो कूड़ा जाते हैं उसकी एमिशंस भी जाती हैं। लेकिन अगर आप मुवाजना करेंगे कि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जो एनर्जी जनरेट होती है उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कम होंगी, बामुकाबला जो इससे वेस्ट जनरेट होगा वो बहुत कम रेशो में है। इसका प्लस पॉइंट जो है वो इसकी तरफ काफी ज्यादा है। आप लोग बिल्कुल मरियम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और बिल्कुल जैसे हिना बात कर रही हैं, इस वक्त तो बहुत सारा होगा इन सोलर पैनल्स का, लेकिन वो बहुत कम है उसके मुकाबले में जो कि हम पेट्रोलियम मसनूआत के इस्तेमाल ना करने से जो कार्बन एमिशंस की बात हो रही है, जो हमारी गाड़ियों में इस्तेमाल हो रहा है, जो हमारे घरों में इस्तेमाल हो रहा है, उसमें उसको तब्दील किया जा रहा है रिन्यूएबल एनर्जी से। और इस एनर्जी की वजह से हम जो कुछ कर पा रहे हैं वो ये है कि हम जमीन में मौजूद जो ये वसाइल हैं पेट्रोलियम मसनूआत की सूरत में उसका तहफ़्फ़ुज़ कर पा रहे हैं। गैस का इस्तेमाल खत्म हो गया, पेट्रोलियम मसनूआत का इस्तेमाल खत्म हो गया, तो हम इसको ठिकाने लगाने का भी बंदोबस्त कहीं ना कहीं कर ही लेंगे। आज अर्थ डे मनाया जा रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि आप अपना रोल अपने तय और खुद अपनी सूझबूझ के साथ और हमारी जो इस वक्त इंफॉर्मेशन जो हम आप तक डिलीवर कर रहे हैं उसके साथ जो भी आप मुनासिब समझते हैं उसको शुरू करें। और चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर से शुरू करें। और हम उम्मीद करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हम जिस जानिब बढ़ रहे हैं, जिस राह पर गामजन हैं, वहाँ पर हम माहौलियाती तब्दीलियों पर काबू पाने में और उनको महफूज माहौल को मज़ीद महफूज बनाने में कामयाब हो जाएंगे। हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जनाब। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद इरशाद से, जिन्होंने पाकिस्तानी कौमी क्रिकेट टीम में खेलने के लिए और ग्रीन कैप पहनने के लिए काफ़ी कोशिश की मगर कामयाब ना हो सके और दिल बर्दाश्ता होकर अमेरिका शिफ्ट हो गए, जहां किंग्समैन क्लब के लिए वो क्रिकेट खेलते हैं। मुस्तकबिल में क्रिकेट में अपना नाम और मकाम बनाना जो है उसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं। मज़ीद हम उन्हीं से बात करेंगे। स्टूडियोज़ में हमें वो ज्वाइन कर चुके हैं। कौन सी ऐसी वजूहात हैं इसके बाद क्रिकेटर्स दिल बर्दाश्ता होकर मुल्क छोड़ देते हैं और फिर अपना जो करियर है वो कहीं और जाकर किसी और मुल्क में जाकर परसू करते हैं। मोहम्मद इरशाद साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सर? ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा, सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं, आपने आगाज़ कब किया क्रिकेट खेलने का? मैं सन 2002 में यहाँ लाहौर में आया था, तो सर्विस इंडस्ट्री से मैंने अपना फर्स्ट क्लास का जो पहला डेब्यू किया था तो उसको मैंने चैम्पियन कराया से ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में लेके आया था। फिर उसके बाद मैं सुई गैस में चला गया था, सुई गैस में 4 साल खेला था। फिर उसके बाद मैंने UBL में चला गया, फिर KRL से तकरीबन 4-5 डिपार्टमेंट से मैं खेलता रहा। फिर जब मैंने पहले ही सीज़न खेला तो मेरे पाकिस्तान के लिए नाम आ गया था। 4 मैचों में मैंने 27 आउट किए थे और सुई गैस को भी चैम्पियन कराया था और उसी साल सर्विस को भी चैम्पियन कराया था ग्रेड 1 के लिए। फिर उसके बाद कैम्प में मुझे इंडिया भेज दिया था ए टीम के साथ, शायद फरीदी कप्तान था उसका, तो वहाँ पर मैं अनफिट हो गया था, मुझे हैमस्ट्रिंग हो गई थी। तो इस पर सिलसिला चलता रहा। मैंने तकरीबन 11 साल पाकिस्तान में फ़र्स्ट क्लास खेला हूँ मैं। अच्छा, ज़बरदस्त। और मेरे तकरीबन पाकिस्तान के कोई 30-24 दफ़ा नाम आया टीम में, लेकिन इन्होंने खिलाया नहीं। पाकिस्तान एक बहुत ज़्यादा टूर है मेरे, ये साइड गेम बहुत ज़्यादा खेला हूँ मैं और सब में तकरीबन इंडिया। तो क्यों नहीं नाम आया, आपको क्या लगता है? बस लॉबी नहीं थी, मेरी सिफारिश नहीं थी मेरे पास। अच्छा, आपको लगता है कि पसंद नापसंद के चक्कर में आपका भी नाम जो है वो आता तो रहा लेकिन आपको सिलेक्ट नहीं किया जाता? ऐसे ही है बिल्कुल, क्योंकि परफॉर्मेंस की बात आती है। मैंने इंग्लैंड के खिलाफ खेला, मैंने 3 आउट किए थे। फिर इंडिया के खिलाफ खेला, मैंने 3 आउट उनके हुए थे, 2 मैंने आउट किए थे, गौतम गंभीर और धोनी को। फिर उसके बाद मैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेला, 7 ओवर में मैंने 21 रन दे के 6 आउट किए। अगले वनडे में फिर मैंने 5 आउट किए कज़ाफ़ी स्टेडियम में। जबरदस्त परफॉर्मेंस थी आपकी। फिर उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ खेला, उसके खिलाफ मैंने फिर 5 आउट किए। फिर लेस्टर शहर की टीम आई, उसके खिलाफ मैंने 7 आउट किए। फिर तो ये तो आपकी परफॉर्मेंस तो ऐसी थी। और अभी भी कुछ क्रिकेटर्स ऐसे जो परफॉर्म कर रहे हैं तब भी कौमी क्रिकेट टीम में जगह नहीं बना पा। अभी हमारा जब तक आप मेरिट पे नहीं खिलाएंगे तो ऐसा ही हाल होगा हमारी क्रिकेट। हाँ, क्योंकि अभी हम आपको क्या लगता है कि यही वजह है जिस वजह से अभी हम सफ़र कर रहे हैं? पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो आजकल सफ़र कर रही है कि बेहतरीन टैलेंट जो है वो मौजूद होते हुए भी क्या मेरिट पर फैसले नहीं होते? क्या ऐसा? सबसे मेन है जो आपका डोमेस्टिक है, आप जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं लड़के, जब तक आप उनको खिलाएंगे नहीं तो वो कैसे आपका वो अच्छे प्लेयर आपको मिलेंगे। तो हम जहाँ पर ये क्लेम करते हैं कि हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, वहीं पे यहाँ अब खिलाड़ी भी शिफ्ट होना शुरू हो गए दूसरे ममालिक में,
तो अब इसको क्या कहेंगे, स्पोर्ट्स ट्रेन बोलेंगे इसको? हाँ बिल्कुल, जब आप खिलाएंगे नहीं तो लड़कों ने कहीं ना कहीं तो जाना है उन्होंने। राइट। यहाँ पे तो वेस्ट नहीं करेंगे, एक आपको पैसे भी नहीं देते उतने जितने आपको वैसे पैसे मिल जाते हैं। अच्छा बताएं कि वहाँ पर आप, हमने बताया किंग्समैन क्लब के लिए खेलते हैं, तो वहाँ पर आपकी क्या एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आप गए और आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया, और वहाँ पर जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं उनके लिए कितने मौके हैं? वहाँ पे क्रिकेट होती है, वहाँ पे ट्रफ क्रिकेट होती है, ट्रफ क्रिकेट नहीं, वो मैट क्रिकेट होती है ज़्यादातर ना। तो जितने भी लड़के यहाँ से जाते हैं, थोड़ा उनके लिए मुश्किल तो होता है शुरू में, लेकिन बाद में वो एडजस्ट कर जाते हैं खेलने के लिए। तो यहाँ से वहाँ पैसे ज़्यादा मिलते हैं लड़कों को, तो इसलिए लोग वहाँ जाते हैं। डॉलर कन्वर्जन की वजह से या जनरली पैसे ज़्यादा मिलते हैं? पैसे वैसे भी ज़्यादा मिलते हैं, ज़्यादा डॉलर भी काउंट करेंगे तो हमें ज़्यादा होंगे, उसके बावजूद भी पैसे बहुत ज़्यादा मिलते हैं वहाँ पे। अच्छा, तो ये तो इस तरह, तो अगर आप अच्छे ऐसे ख्वाब दिखाएंगे तो हमारे तो सारे खिलाड़ी उठ के वहाँ जाना शुरू कर देंगे। तो अच्छी बात है ना, पैसे मिलने चाहिए। वहाँ पर आप बताएं कि यहाँ देखें, अभी डोमेस्टिक 2 साल हो गए अंडर 19 के रीजन के लड़कों को पैसे नहीं मिले 2 साल के। अंडर 19 रीजन को 2 साल लड़कों को पैसे नहीं मिले, तो लड़कों ने क्या करना फिर? तो आपको लगता है ये सिर्फ इंतज़ामिया की वजह से है या ये सियासत ज़्यादा हो गया है पूरा पीसीबी? इंतज़ामिया भी सियासत भी दोनों ही। लॉबी है, जिसके अपने बंदे हैं बोर्ड में, वही करते हैं, जो अपने लड़का खिलाना चाहते हैं खिला लेते हैं। शुरू से यही चलता आ रहा है और यही चलेगा। जब तक आप मेरिट पे कोई काम भी नहीं करेंगे तो हमारी क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। तो फिर आपका सजेशन क्या है, कैसे डिसीजंस होने चाहिए, कैसे फैसले होने चाहिए ताकि इसमें बेहतरी आ सके? सबसे पहले तो पीसीबी का जो चेयरमैन है वो होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो डिसीजन करे। तो मोहसिन नकवी साहब स्ट्रॉन्ग नहीं है आपके ख्याल में? हाँ स्ट्रॉन्ग नहीं, कोई डिसीजन बताया ना उनसे। उनके सब फैसले आज़ाद हैं, वो उन्होंने स्टेडियम्स बनवा दिए, सारा कुछ खुद कर लिया। कौन सा स्टेडियम, पानी से भरा हुआ स्टेडियम, ठीक है ना, ये स्टेडियम बनाने से थोड़ी नहीं। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि वो स्ट्रॉन्ग की जो डेफिनेशन है उस पर तो आता है कि जो फैसला लेते हैं वो अटल हो जाता है, उसको करके दिखाते हैं। लेकिन मोहसिन नकवी साहब के फैसले कुछ गलत भी गए हैं। मिसाल के तौर पर जो स्क्वाड पहले से तय किया गया था, बहुत तनकीद हो रही थी। हमारी कुछ सीरीज़ जो पिछले दिनों हुई हैं उस पर के वो स्क्वाड्स ये नहीं भेजने चाहिए थे जो खासकर हम अपने मुल्क में मुनक्किद कर रहे थे, जिसके मेज़बान थे। देखिए, आपने कहा कि स्ट्रॉन्ग, हमने चैंपियन ट्रॉफी, हम होस्ट थे ना, तो चैंपियंस ट्रॉफी हम लोग कहाँ थे फाइनल में? हम लोग पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में कहाँ थे? चैंपियन ट्रॉफी में हम लोगों ने करवाई है, हम लोग तो नजर ही नहीं आए। हमारी टीम की परफॉर्मेंस की बात है, टीम की नहीं मैं बात कर रहा, यहाँ हमारे थे ना हम लोग, तो हम फाइनल में हमारा कोई बंदा भी नहीं था वहाँ, और वो फाइनल दुबई में हो रहा था। अच्छा, ये बताएं कि ये सिर्फ इंतजामिया की गलती है कि हमारे खिलाड़ी भी कुछ खेल नहीं पा रहे? इंतजामिया जब आप मौका प्लेयरों को देंगे, प्लेयर भी वैसे ही करेंगे। अच्छा, जो जिनको मौका मिला हुआ है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी इरशाद साहब, जो खेल रहे मौजूदा हमारे प्लेयर्स हैं टीम में, उनके परफॉर्म ना करने की क्या वजह? आजकल PSL सीजन 10 चल रहा है, उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत से हमारे जो पुराने प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे अपनी टीम्स के लिए, उसकी क्या वजह है? देखिए, अभी बाबर जिस तरह रन नहीं कर रहा, इसी तरह इंतजाम एक टाइम पे रन नहीं कर रहा था, तो उसने एक मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 100 किया था, तो उसने कम बैक कर लिया था। तो अभी बाबर को सपोर्ट की बजाय उसको दबा रहे हैं नीचे, क्योंकि एक अच्छा प्लेयर हमें मिला है, हम उसके पीछे लग गए हैं, तो हम सपोर्ट नहीं करते अपने प्लेयरों को। लेकिन हमने बड़ा सपोर्ट किया। बैड पैच का भी एक कोई टाइम होता है कि इतनी देर तक ये रहेगा, और उसके बाद फिर तो डेफिनेटली वो बाबर को लेके ये बात अपने तज्जियाकार, हमारे स्पोर्ट्स के तज्जियाकार तो उससे अक्सर बात करता हूँ कि बाबर के लिए एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर दिया गया कि वो परफॉर्मेंस उसकी उसमें हिंड्रेंस आ रही है। लेकिन अब जब क़यादत उसको दी जाती है, उसे कप्तान बना दिया जाता है कौमी क्रिकेट टीम का, या अभी PSL की जो टीमें हैं उनमें हम रिजवान को भी देख रहे हैं वो भी क़यादत करें, तो ये क़यादत करने में थोड़ी सी कोताहियां हैं उनकी भी जो नज़र आती है। नहीं, देखें ना आप, जब ये 5 साल तो कप्तान रहा है, उससे इससे में आप देखेंगे हमने कितने सेमीफाइनल खेले हैं, और उसकी कप्तानी के बाद हमने कितने नहीं खेले, तो हम कहाँ पे नीचे ही गए ना, ऊपर तो नहीं गए ना। तो हमारे ये जो छोटे छोटे तजर्बे होते हैं तो वो नुकसानदेह करते हैं कि ये कप्तान ने उसको बना दो, उसको बना दो, कप्तान एक ही होता है। राइट। तो इरशाद साहब, आखिरी मिनट है, कोई पैगाम उन लोगों के लिए जो आपके फुटस्टेप्स पे चलना चाह रहे हैं और मुल्क से बाहर जाकर खेलना चाह रहे हैं, उनको क्या कहना चाहिए? बस अगर यहाँ पे चांस नहीं मिलता तो बाहर चले जाएं, बस मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलेगा। खेलें तो सही, हाँ, हमारे शौक को भी परस्यू करें। जिम्बाब्वे से भी खेल रहे हैं, हमारे कुछ खिलाड़ी जो है अमेरिका की टीम से भी खेल रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, आज अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए। और लूप होल्स हैं जो हम सबको दिखाई देते हैं, शाह साहब ने उन पर एक बार फिर रोशनी डाली है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। अब प्रोग्राम का दूसरा घंटा है, टॉप ऑफ द आवर। आपको बताया कि बहुत कुछ है शो में, आगे चलकर हमने क्रिकेट पर कुछ बात की है, खिलाड़ी को आपसे मिलवाया है, लेकिन तफसीलन बात करेंगे पीएसएल की इस वक्त क्या सिचुएशन है उस पर। इसके अलावा और भी कुछ सेगमेंट्स मौजूद है, लेकिन अभी बारी है निकले तेरी तलाश में की, जिसमें आज देखिए विलियम डेलरेम्पल की किताब गोल्डन रोड पर मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब क्या तबसरा करें। आइए चलकर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब हमारे साथ मेहमान हैं, हर हफ्ते मेहमान होते हैं और हर हफ्ते में एक दिलचस्प सवाल पूछते हैं और वो बहुत ही कमाल जवाब देते हैं। गुज़श्ता एक किस्त में उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत किताब का हवाला दिया था, द सिल्क रोड्स, बहुत ही अच्छी किताब। और आज का जो सेगमेंट है, आज का ये जो प्रोग्राम है, इसमें भी वो एक किताब ही का हवाला देंगे, वो भी सड़क से ही मुतल्लिक़ है। वो किताब क्या है ये तारड़ साहब से जानते हैं। बहुत शुक्रिया तारड़ साहब, अगर आप जिक्र हो जाए इस खूबसूरत किताब का। पिछली मरतबा हमने वो पीटर फ्रैंकोपैन की किताब है द सिल्क रोड्स, बहुत सारी रोड्स हैं उसमें, उसका सरसरी तज़किरा किया था। इन्हीं ज़मानों में एक और किताब आई, मुझे नहीं मालूम कि ये उसके जवाब में आई है या ये महज इत्तफाक है, यानी उसका नाम है द सिल्क रोड्स, इसका नाम है द गोल्डन रोड, और ये लिखी है विलियम डेलरेम्पल ने। अच्छा, डेलरेम्पल साहब जो है, इनके कैरियर को मैं शुरू से फॉलो करता आया हूँ क्योंकि सफ़रनामों से इंटरेस्ट थी। इनका पहला सफ़रनामा आया इन सर्च ऑफ ज़नाडो। ओके, ज़नाडो जो था वो कुबलाई खान का शायद पैलेस था, और वो कहीं उसका खंडर वगैरह होगा, उसका उन्मान बड़ा अट्रैक्टिव है। ही वॉज अ यंग मैन, हिपी था, 22-23 साल का, साथ इसकी दोस्त थी। और ये इसी तरह जिस तरह हिपी ट्रैवल करते थे, किसी रोज़ हिपियों के बारे में भी बात करेंगे ज़रूर करें। तो कि क्या इम्पैक्ट हुआ उनका यूरोपियन तहजीब पे और ईस्ट के ऊपर। तो ये ज़नाडो के खंडरों तक पहुंचा। खंडर क्या थे, 4-5 ईंटें थी, लेकिन वो जो था ना कुबलाई खां इसकी कॉलेज की नज़म, वो उससे फैसिनेट हुआ हुआ था। तो बेसिकली 2-4 ईंटें भी हों, तो अगर आपने उसका बैकग्राउंड पढ़ रखा हो तो उन ईंटों से भी आप वो पूरे तस्वर का एक ज़नाडो तामीर कर सकते हैं। और शुरू से ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन मुग़ल हिस्ट्री, और उसमें इज़राइल की जो एक्सपेंशनिज़म है उसके बारे में भी लिखा है। ये अलहदा है, वाइट मुग़ल उसकी बड़ी ज़बरदस्त किताब है, लास्ट एम्परर है, तो मैंने तकरीबन उसकी सारी किताबें पढ़ी। राइट नाउ इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट हिस्टोरियन्स, और मुग़ल जो उसके फेवरेट हैं, वो 18 जल्दों में मुग़ल हिस्ट्री लिख रहा। वो कहता है कि इससे पहले मुग़लों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। दिल्ली में रहता है, जयपुर जो लिटरेरी फेस्टिवल है वो उसका बानी है, उसने उसको शुरू किया। उसकी ये किताब है विलियम डेलरेम्पल की, द गोल्डन रोड। अच्छा, गोल्डन रोड जो है, इसमें डेलरेम्पल ने ये साबित किया है कि ये जितने खित्ते हैं ये सारे मरहून मिन्नत हैं हिंदुस्तान के कल्चर के, रिवायात के और इल्म के। सही। अब मेरा इल्म इतना वसी नहीं है कि मैं डिसएग्री करूं या एग्री करूं, लेकिन मोस्टली जो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं उनसे मैं एग्री क्या करूंगा, वो हिस्ट्री है। ठीक है। मतलब इनका यही गोल्डन रोड, इसलिए उसने कहा कि यहाँ से गोल्ड जाता था। सूरत कौन सी थी, वो इल्म की सूरत। तो ज़ीरो का कॉन्सेप्ट टेक्सला से उसने कहा कि गया मैथमेटिक्स के हवाले से यहाँ से अरबों तक पहुँचा, अलजबरे की इनिशियल यहाँ से गया, जो कहानियाँ हैं अलफ लैला की वो यहाँ से गई। तो बहरहाल ये एक्चुअली बुनियादी तौर पे हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, कि पुराना जो हिंदुस्तान था उसने दुनिया को कैसे तब्दील कर दिया। सही सही। अच्छा, ये बड़ा एक्सटेंसिव एक है सब्जेक्ट है, और उसमें आप जानते हैं कि जाहिर है कि इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन भी आती है, बड़ा मेजर पार्ट अदा करती है, और उसमें लाहौर का तज़किरा बार बार आता है और कम शहरों का आता है, या फिर बाद में गुजरात वगैरह
आर्किटेक्चर के हवाले से। तो डैलिम्पर ये कहता है कि पूरा खित्ता जो था ये हिंदुस्तान से मुतासर था। एक और जो मिसकंसेप्शन हमारे यहाँ पाया जाता है नहीं कि और जो है हिंदू, उनके एक जो सेक्टर है ना वो कहता है कि जी समंदर का सफ़र नहीं करना चाहिए। हम उसको लागू कर देते तमाम हिंदुइज्म पे, ऐसा हरगिज़ नहीं था। यानी ये एक्सटेंसिव इनके नेवल जो एडवेंचर्स थे, चुनाचे इंडोनेशिया एट वन टाइम वाज अ होल हिंदू एम्पायर। ये तब मुझे पता चला जब मैं लाओस गया हूँ, कंबोडिया गया हूँ, क्योंकि कंबोडिया का जो है एंकर वॉट द टेम्पल, वो ग्रेटेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड कहा जाता है। 1200-1400 साल पुराना है और उसमें महाभारत की भी कहानी है, बुद्धिस्ट भी है। वो बुद्धिस्ट आते थे, बुद्धिस्ट तो ऐसा नहीं करते थे, लेकिन जब हिंदू राजा आते थे तो वो बुद्धिज्म के आसार मिटा देते थे। लेकिन वो टेम्पल और उसका आर्किटेक्चर जो है इट्स अमेजिंग। वो सारा कुछ यहाँ से गया है, इट वॉज कनेक्टेड इंडिया का यहाँ से अदर, आज भी जावा और समाट्रा वगैरह जो है। लेकिन याद रहे कि ये जितनी भी सिविलाइजेशन गई है उसमें हिंदुइज्म एज ए रिलीजन कम है, बुद्धिज्म ज़्यादा है। ओके। यानी इंडोनेशिया में जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है उसका नाम मुझे याद नहीं रहता, बुद्धिज्म या समथिंग, ह्यूज स्ट्रक्चर है, कई मंजिलों का अब तक कायम है, वो बुद्धिज्म का है और वो इंस्पायर्ड बाय इंडिया का है। और मतलब है कि उसके बाद कंबोडिया, लाओस, ये सारे इलाके जो हैं, इसमें जो एक बहुत अहम चीज़ें 2-3 जो मैंने सीखी हैं। एक तो आप जानते हैं कि एक चाइनीज़ था राहब, वो आया था, ह्यून सांग हम उसको कहते हैं। जी जी। चाइनीज़ में कुछ और कहते हैं, कुछ समझ नहीं आती, हम उसको ह्यून सांग कहते हैं। छोटा सा उसका सफ़रनामा है, उसका नाम बुद्ध सल्तनतों का हाल अहवाल या समथिंग, और उसमें स्वाद का भी तज़किरा है। और उस वक्त तमाम हिंदुस्तान बहुत दुआ करता था। वो यहाँ पे आया था कि यहाँ पे मैं ओरिजिनल जाऊँ और वहाँ से जो बुद्धिज्म के असली मुक़द्दस सहीफ़े हैं जो संस्कृत में लिखे गए थे वो हासिल करूँ। उसकी कहानी पूरी है इसमें, और उसमें मालूम होता है कि वो टेक्सला भी आया और बड़े बड़े शहरों में भी आया है, और कोई 8-10 साल वो हिंदुस्तान में रहा है। ठीक। उसके बाद वो फाइनली पहुंचता है कहाँ? नालंदा। नालंदा जो है ये दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटीज़ में शुमार होती थी, ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स बैक। और वो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी कि जिस तरह हमारे टेक्सला थी, जूलियन उस पैमाने से ज़रा थोड़ी सी। नालंदा वाज इंटरनेशनली नोन, और उसमें जो एंट्री होती थी आम बंदे की नहीं हो सकती थी। पहले आपको साबित करना पड़ता था कि आप एक पढ़े लिखे इंसान, और तकरीबन 1200 स्टूडेंट्स होते थे, उनको मॉन्क्स भी आप कह सकते हैं, और उसमें दुनिया भर के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। चुनांचे वो नालंदा जाता है, क्योंकि नालंदा की जो लाइब्रेरी थी वहाँ पे वो मखतूते सारे महफूज थे। तो वहाँ से वो मखतूते लेके, मैं इसको मुख्तसर करता हूँ, वो वापस चाइना जाता है, उसका बड़ा इस्तेमाल होता है। मैं जब शियान गया हूँ तो मुझे किसी ने कहा कि ये ह्यून सांग का है वो पगोडा। तो मैं सिर्फ इसलिए चला गया वहाँ कि भाई बंदा इतनी मारकुटाई करके और इतनी जान जोखों में डाल के नॉर्थ के हवाले से हमारे मुल्क पहुँचा, तो हम तो हवाई जहाज से आए हैं, तो कम से कम इसको सलाम करते जाएँ इसके पगोडे को। वो सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा थी, बात पर ऊपर पहुँचे अब, और ऊपर पहुँच के तो एक पाँव का निशान है जो कहा जाता है कि उसका है। तब तक मुझे नहीं पता था। ये किताब पढ़ के मुझे मालूम हुआ कि वो पगोडा इसलिए तामीर किया गया था कि उसमें जो संस्कृत के मखतूते हैं वो महफूज किए जाए। मुझे नहीं मालूम कि आज भी वो मखतूते महफूज हैं या नहीं है। अच्छा, इसमें एक और दिनोंग है एक जगह, ये मैं प्रोनाउंस नहीं सही कर रहा क्योंकि मुझे वो अंग्रेज़ी और चाइनीज़ में लिखा हुआ समझ नहीं आती। वो कहा जाता है कि फ्रंटियर था चाइना का। अच्छा।
यानी चाइना वहाँ से दाखिल होते। आजकल वो बहुत बड़ी टूरिस्ट तकला मकान डेजर्ट के एज के ऊपर, और वहाँ पे एक मॉनेस्ट्री, और मॉनेस्ट्री के अंदर केव्स हैं। केव्स बहुत जगह हैं, सिंकियांग में भी है जहाँ अंदर, या अलोरा जनता, ये वही प्रोसेस चल रहा है और बुद्धिज्म का। वो टाउन जो है उसके साथ ही सैंड ड्यून शुरू हो जाते हैं, साथ टाउन है, लाखों लोग वहाँ पे जाते हैं, और वो जाके तो वो रेत पे चढ़ते हैं, और वो सारा, और रेफरेंस क्या है कि यहाँ से एंट्री होती थी सिल्क रोड के काफिलों की। यहाँ वो बंदा बैठता था जो पासपोर्ट पे मोहर लगाता था। आज भी अगर जाए तो वहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, आप उसको अपना नाम पता लिखाते हैं, वो मोहर लगा के आपको सिल्क रोड का पासपोर्ट इशू करते हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। नाज़रीन, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब कुछ बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान ऐसे इलाके में मौजूद है जहां ज़मीनी परतों की सरगर्मियां काफ़ी मुतहरिक हैं, और जो माहिरीन अर्जियात थे उनके मुताबिक पाकिस्तान में कई फॉल्ट लाइन्स मौजूद हैं जो ज़लज़ले का बाइस बन सकती हैं। 12 अप्रैल 2025 हफ्ते के दिन वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए, जिसके बाद फिर लोगों में खौफ हरास फैल गया। इस्लामाबाद के अलावा जुड़वा शहर रावलपिंडी में भी ज़लज़ले के शदीद झटके आए। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के जिला सवात, जिला सवाबी, जिला बुनेर और दीगर कई मकामात में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज रावलपिंडी से शिमाल मगरिब में 60 किलोमीटर के फासले पर था, और इब्तदाई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात, फैसलाबाद समेत पंजाब के दीगर इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके आए और महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर अगर बात करें ज़लज़ले की शिद्दत की तो 5.5 वो रिकॉर्ड की गई थी। ज़लज़ले का मरकज रावलपिंडी के शिमाल मगरिब में था, और अगर इसकी गहराई की बात करें तो 12 किलोमीटर थी। मजीद इसके बाद सोशल मीडिया पर कई ऐसी खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई कि आइंदा दिनों पाकिस्तान शदीद किस्म के ज़लज़लों से मुतासिर हो सकता है, और बहुत सारे लोगों में वाकई खौफ और हरास फैल गया। लोगों ने डरना भी शुरू कर दिया है। इसमें हकीकत कितनी है, और खुदा न ख्वास्ता ऐसी सूरत हाल बनती है तो शहरी इस हवाले से कौन सी और कैसी एहतियातें बरत सकते हैं, इस पर हमने बात करनी है। हमें किया है हमारे गेस्ट अदनान आलम साहब ने, जो जियोलॉजिस्ट हैं, उनसे हम इस पर बात करेंगे। अदनान साहब, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अदनान साहब, ये बताइएगा, ये जो स्पेकुलेशन चल रही है इसमें कितनी हकीकत है? क्या आने वाले दिनों में मजीद ज़लज़ले आ सकते हैं पाकिस्तान में? जी बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि ये जिस मौजू पे आपने बात की और मुझे आपने बुलाया है कि मैं इससे बात करूँ, ये इंतहाई अहम है। इट्स सॉर्ट ऑफ पब्लिक अवेयरनेस। मैं जियोलॉजिस्ट हूँ चूँकि पेशे के हिसाब से, और जो स्पेकुलेशंस हैं और जो र्यूमर्स हैं, इस पे हमारी ड्यूटी भी है कि हम पब्लिक को बताएं। पाकिस्तान खत्ता है, पाकिस्तान है, ये मुख्तलिफ टेक्टोनिक प्लेट्स की कोलिजन जोन में है, जो कि यूरेशियन, इंडियन और अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। अब अक्रॉस द वर्ल्ड जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, मैं ये समरी थोड़ी सी इसलिए बता रहा हूँ कि ये बड़ी ज़रूरी है ओवरऑल सिनेरियो को समझने के लिए। जी हाँ, उसमें 15 बड़ी प्लेट्स हैं, जिससे 3 प्लेट्स का मैंने नाम लिया, और इन्हीं की जो प्लेट मार्जिन हैं, जिनको हम रिंग ऑफ फायर्स कहते हैं उमूमन, इन्हीं के साथ ही ज़्यादा टेक्टोनिक अर्थक्वेक आते हैं। अब चूंकि पाकिस्तान भी इसी जोन में वाक़ है, तो आप हमारी जियोलॉजिकल हिस्ट्री देख रहे हैं कि एट डिफरेंट इंटरवल्स अर्थक्वेक आते रहे हैं, आते रहेंगे। लेकिन जिस तरह भी आपने बात की कि ये जो चंद दिन पहले एक अर्थक्वेक आया 5.5 मैग्नीट्यूड का, ये नॉर्थ ऑफ इस्लामाबाद, यहाँ पे एक लोकल फॉल्ट सिस्टम है जिसको हम पंजाल फॉल्ट कहते हैं, ये उसके साथ ये अर्थक्वेक आया। अगर हम इस महीने में देखें तो टोटल पाकिस्तान में टोटल 2 या 3 अर्थक्वेक आए, जिनके एपी सेंटर पाकिस्तान के अंदर थे। जी हाँ। अवामी आगाही के लिए मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि अमूमन जो पाकिस्तान में या इस्लामाबाद या नॉर्दर्न पाकिस्तान में जो झटके महसूस होते हैं, इसका एपी सेंटर अफगानिस्तान या ताजिकिस्तान के उन इलाकों में होता है जहाँ पे वहाँ पे फॉल्ट लाइन मौजूद है, क्योंकि वो एक एक्टिव जोन है और उसके ट्रिमर्स यहीं पे, सॉरी टू कट यू, मैं चाहूंगी अब यहीं पे जरा एक्सप्लेन कर दें कि फॉल्ट लाइंस बेसिकली होती क्या है, और जो पाकिस्तान है उसमें जो कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ ज़लज़लों का ज्यादा खतरा होता है। जी, फॉल्ट लाइंस आर लिनियर फीचर, दे आर जियोलॉजिकल, दिस इज समथिंग दैट रिलेटेड विद जियोलॉजी। अमूमन फॉल्ट लाइंस हम उन लाइनों को कहते हैं जिसमें ज़मीन दोनों साइडों पे मूव कर रही है, यानी उसकी मूवमेंट हो रही है।
तो इस्लामाबाद की मिसाल ले लें, यहाँ पे फॉल्ट लाइन्स है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, और अदर जो इलाकों में है मेन क्रॉपटम थ्रस्ट है, मेन मेंटल थ्रस्ट है। इस तरह अक्रॉस दी कंट्री डिफरेंट फॉल्ट लाइन्स हैं। लेकिन ज़लज़ले आते क्यों हैं? मैंने चूँकि बताया कि ओवरऑल जो ज़मीन हमारी क्रस्ट है ये हरकत में है, और इस हरकत की वजह से ज़मीन ने हर सूरत अपने आप को तवाज़न में लाना है, और वो तवाज़न इन्हीं फॉल्ट लाइन के साथ ही वकूफ़ पज़ीर होता है, और वो उस पर अपने आप एक नॉर्मल प्रोसेस है। अभी जो इस वक्त इशू चल रहा है मीडिया पे या जो पब्लिक परेशान है, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त अक्रॉस द वर्ल्ड जो डेवलप कंट्रीज़ है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, कोई ऐसा इल्म या कोई ऐसे आलात अभी इस वक्त मौजूद नहीं है जो किसी भी एरिया में दिनों या महीनों के हिसाब से एग्जैक्ट टाइम की पेशन गोई कर सकता है। ऑलराइट, जो इस तरह की खबरें सब गर्दिश कर रही होती है, आप ये कह रहे हैं कि वो सब फेक होती है? जी यकीनन। देखिए, ये जो चूंकि वो कोई कहीं जियोलॉजिस्ट के सोर्स से नहीं आ रही होती, और उसमें जो भी कोई कर रहा है तो उसके अपने मोटिव्स होते हैं। लेकिन आप देखें कि अर्थक्वेक लेस देन 5-6 मैग्नीट्यूड इज ए नॉर्मल, वेरी नॉर्मल फिनोमिना इन द कॉस्टिक। अगर मैं आज ये कह दूं कि अगले 3 दिन में पंजाब जो ताजिकिस्तान या उस्तान का एरिया है उसमें ये अर्थक्वेक आएंगे, कि मेरी बात 2 दिनों में सही साबित हो जाएगी, क्योंकि वो एरिया ऑलरेडी एक्टिव है। अगर कोई पाकिस्तान के बारे ये कह देता है कि 2-3 दिनों में ये अर्थक्वेक आएंगे, तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। आप इसका अंदाजा इस तरह करें कि पूरी दुनिया में एक साल में 5 लाख अर्थक्वेक आते हैं, उसमें से 1 लाख जो है वो रिकॉर्ड होते हैं। तो ये चूंकि इतने ह्यूज नंबर्स हैं, तो दिस इज समथिंग एल्स, दिस इज ए स्टैटिस्टिकल डेटा। लेकिन किसी चीज़ को फोरकास्ट करके बताना वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता जो जियोलॉजिस्ट हैं, जिस तरह हम हमारे अर्जियात हैं या जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, हम जो इसमें फॉल्ट लाइन्स पे, जिस तरह अभी हमने हाल ही में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इंस्टॉल किया है, जो क्रस्ट को मिलीमीटर के हिसाब से अगर कोई फॉल्ट के साथ मूवमेंट होती है तो वो हमें वो डेटा एक्विजिशन हो जाती है। इसके अलावा हमारा अपना नॉलेज है, मैप्स ऑफ द एरियाज हैं जो हमने तमाम फॉल्ट लाइन्स को मैप किया हुआ है, और बड़ा केयरफुल चूँकि सब्जेक्ट है, और दिस ऑल डेटा लीड्स टू सम फ्यूचर एस्टिमेट्स, और वो भी तकरीबन कई सौ साल में होते हैं, कि हम उसमें पहली से जुमालजी देखते हैं कि इस फॉल्ट लाइन में पहले जो अर्थक्वेक इवेंट्स है उसकी क्या हिस्ट्री है, क्या कोई हिस्टोरिकल डेटा मौजूद है। तो इसके बाद, और यही चीज़ यूएस वाले भी, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे जापान में बड़े ज़लज़ले आते हैं, वो भी इसी नोयत पे। तो अदनान साहब, बस लास्ट मिनट है, बताइएगा कि हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं और प्रिकॉशन क्या लेनी चाहिए? प्रेडिक्ट ये है कि अगर अवाम ऐसी कोई खबर सुने तो वो जो मुतलका इदारे हैं उनसे रब्ता करें, या जो मुल्क में जियोलॉजिस्ट हर यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान मौजूद है, उनकी राय सबसे अहम होगी। और प्रिकॉशनरी मेजर यह है कि मीडिया हमें बहसियत इनफरादी तौर पर और मजमूई तौर पर भी एक जिम्मेदार जो सोशल मीडिया है उसका किरदार अदा करना होगा, कि ऐसी खबरों को फॉरवर्ड ना किया जाए, और उस पर जो मुतलका इदारे और माहिरीन हैं उन्हीं की राय को मुस्तनद समझा जाए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदनान आलम अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और ज़लज़लों के हवाले से जो पहले से पेशगोइयाँ की जाती है उस पर खुसूसी तौर पर हमने डिस्कस की, और फॉल्ट लाइन्स वगैरह क्या होती है उस पर बात की। आपका बहुत शुक्रिया। अभी हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आप लोग कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। अब पीएसएल सीजन 10 की बारी है जनाब, बात करेंगे तफसील से, जिसके शानदार मुकाबले जारी हैं। और पीएसएल सीजन 10 के 11वें मैच में पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 147 रन बनाए। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से कप्तान बाबर आजम 46 रन के साथ नुमाया रहे। मोहम्मद हारिस 28, हुसैन तलत 18, मिचेल ओवन 5, अब्दुल समद और ल्यूक वुड ने 2-2 रन बनाए हैं, और फिर उसके बाद चलते बने। कराची किंग्स की जानिब से अब्बास अफरीदी और खुशदिल शाह ने 3-3, जबकि अमीर हमजा और आमिर जमाल ने 1-1 विकेट हासिल की। जवाब में कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी, और कराची किंग्स ने 148 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। डेविड वार्नर 60, खुशदिल शाह 23, मोहम्मद नबी ने 14 रन बनाए। जबकि दूसरी जानिब बात करें कौमी टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम की, तो वो अपने करियर के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। मुस्तकिल मिजाजी और शानदार कारकर्दगी की पहचान रखने वाले बाबर आजम की हालिया कारकर्दगी ने शायकीन और तजज़ियाकारों को तशवीश में मुब्तला कर रखा है। जी हाँ, गुज़िश्ता तकरीबन 2 बरस से बाबर आजम किसी भी इंटरनेशनल मैच में सेंचुरी स्कोर नहीं कर सकी, हम सबके सामने था। हम पीएसएल 2025 के इब्तदाई 3 मैचेस में उनकी कारकर्दगी मायूस कुन रही। अलबत्ता पीएसएल के अपने 4 मैच में 46 रन की इनिंग्स खेलकर अपने टीम की तरफ से वो हाई स्कोरर रहे चौथे मैच में। सवाल यह कि अगर बाबर आजम पीएसएल में अपनी फॉर्म बहाल नहीं करते तो कौमी टीम में उनकी वापसी कितनी मुश्किल हो जाएगी, इस पर हमने बात करनी है। वी हैव नन अदर देन डॉक्टर ऑफ क्रिकेट मिर्जा इकबाल बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब, कैसे हैं आप?
वालेकुम अस्सलाम हिना, सुबह बखैर आपको और अली आपको भी सुबह बखैर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू। मिर्जा साहब, सबसे पहले बाबर आजम की बात कर लेते हैं। एक तवील अरसे से हम देख रहे हैं, हम डिस्कस भी कर रहे हैं, फॉर्म के मसाइल का शिकार हैं वो। आपके ख्याल में उनकी कारकर्दगी में इस कमी की बुनियादी जो रीजंस हैं, जो वजूहात हैं, वो क्या हो सकती हैं? आप क्या समझते हैं कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस पर जो दबाव है उनकी, वो कैप्टनसी छिन जाने के बाद बढ़ा है, और क्या ये एक नफ्सियाती दबाव है जो उनकी बैटिंग पर इस तरीके से असरअंदाज हो रहा है? ना देखिए, अगले माह मई में बाबर आजम को इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हुए 10 बरस हो जाएंगे। मई 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने लाहौर में अपने इंटरनेशनल डेब्यू किया था, और अब वो अक्टूबर में 31 बरस के हो जाएंगे। दरअसल उनकी कारकर्दगी की बुनियादी वजह यह कि हम लोगों ने बहुत ज्यादा हाइप बना दी कि बाबर आजम को विराट कोहली से मिलाना शुरू कर दिया। हालांकि वो इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के सबसे बेहतरीन बैट्समैन है, लेकिन जिस तरह की हाइप बनाई गई और जिस तरह वो कप्तान बन गए कि 2019 में सरफराज अहमद को हटाने के बाद अचानक उन्हें कप्तान बना दिया गया, और जिस तरह कप्तान बनकर उन्होंने अपने ग्रुप के लड़कों को प्रमोट किया, और जब वो कप्तानी से हटे तो दिल बर्दाश्त हो गए। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन अच्छा प्लेयर वही होता है कि जो मुश्किल वक्त में रन स्कोर करे। अब टोटल 50 रन बनाए 4 इनिंग्स में, वो कल के 46 रन निकाल दें तो 4 रन थे बाबर आजम के। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो वो प्रेशर में तो है, लेकिन अच्छा बैट्समैन तो वही होता है कि जो अंडर प्रेशर आए और निकल कर चला जाए। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम को सोचना पड़ेगा। फिर एक और पॉइंट है ना, वो पॉइंट ये है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पास इस वक्त 3 ओपनर्स हैं, साइम अयूब, फखर जमान, और तीसरे जो है वो 100% साहबजादा फरहान आ जाएंगे, जिनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है। तो क्या बाबर आजम और रिजवान T20 में इनिंग्स ओपन करेंगे? अभी तो वो कर रहे हैं PSL में, लेकिन क्या होगा ये भी $1 बिलियन क्वेश्चन है। बिल्कुल। तो मिर्जा साहब, आप क्या समझते हैं, साहबजादा फरहान को मौका मिलेगा? स्कोर तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा है माजी में भी बहुत अच्छे खिलाड़ियों को जब वो अच्छा परफॉर्म भी कर रहे होते हैं, वैसा मौका नहीं मिलता उनको कि वो जाकर इंटरनेशनल जो स्टेडियम्स हैं या इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर अपने पांव गाड़ सकें। देखिए, साहबजादा फरहान 9 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले और उनको रोलिंग स्टोन बना दिया गया था, कभी ऊपर कभी नीचे। अगर उनको उनके नंबर पर बैटिंग कराई जाए, जिस तरह वो बैटिंग कर रहे हैं अपनी जिंदगी की प्राइम फॉर्म में, 3 सेंचुरियां उन्होंने नेशनल T20 में स्कोर की, 1 सेंचुरी उन्होंने इस टूर्नामेंट में PSL में स्कोर की, एक निस्फ सेंचुरी बनाई। तो अगर अब हम मौके फराहम नहीं करेंगे तो कब मौके फराहम करेंगे? डोमेस्टिक क्रिकेट किस लिए होती है? इसीलिए होती है कि खिलाड़ी परफॉर्म करे, सिलेक्टर्स की तवज्जो का मरकज बने। अब तो नए हेड कोच आने वाले, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इश्तिहार जो है वो जारी किया है, और नए हेड कोच के लिए मैं आपको बताते चलूं कि सकलैन मुश्ताक की लॉबी बड़ा तगड़ी है, वो काम कर रही है। पहले भी वो बनते बनते रह गए थे जब पाकिस्तानी टीम जा रही थी न्यूजीलैंड के दौरे पर। तो सकलैन मुश्ताक भी हैं, लेकिन क्या गैर मुल्की कोच दोबारा आएगा? कोई गैर मुल्की कोच पाकिस्तान आने का खतरा मोल नहीं ले सकता, क्योंकि उसे पता नहीं होता, कोई गारंटी नहीं है कि वो कितने अरसे रहे। तो अब देखें क्या सूरत हाल बनती है, क्योंकि इसके बाद इस PSL का जो 18 मई को फाइनल होगा आप ही के शहर में, तो 18 मई के बाद बांग्लादेश की टीम आएगी पाकिस्तान 3 T20 खेलने। तो अब बांग्लादेश के खिलाफ क्या कॉम्बिनेशन होता है ये देखना होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिर्जा साहब। एक और चीज भी है, वो ये कि आपको नहीं लगता कि PSL की जो वो हाइप थी वो अब नहीं है? डेफिनेटली आप कितने अरसे से क्रिकेट को कवर कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हमारी तो मजबूरी है, हम इसको फॉलो अप भी रखते हैं, हमें पसंद भी है कहीं ना कहीं। लेकिन इस बार अगर हम अवाम में देखें तो उस तरीके से ना तो शायकीन, कराची वाले तो वैसे भी नहीं इस तरीके से जाया करते स्टेडियम्स में, लेकिन स्टिल फिर भी PSL की डिस्कशंस, PSL के जो देखने के टाइम है ऑनलाइन भी या टीवी पर भी देखने के, उस तरीके से शौक शायकीन में नजर नहीं आ रहा। क्या ये प्रीवियस जो परफॉर्मेंसेस थी हमारी टीम की, उसका इफेक्ट है कि लोग अब देखना ही नहीं चाह रहे? देखिए ना, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। 2016 में जब PSL शुरू हुई, मैंने अब तक तमाम PSL कवर किए हैं। अब ये बच्चा 10 साल का हो गया है। अली अनीक सैयद इसकी सालगिरह पर यकीनन इसको मुबारकबाद भी देंगे। लेकिन होता ये है कि 10 साल के अरसे में इस मरतबा 10 जो PSL 10 इसमें जो वो हाइप नहीं बन पाई। हालांकि इन्होंने ये किया कि जी समंदर से ट्रॉफी निकाल कर आए, इन सब चीजों से नहीं होगा। आप मुकाबला करें, आप जो है मुकाबला करें कि अगर इस वक्त IPL हो रही है और आप PSL हो रही है, तो PSL का स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए। अब आप देखें लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, कल भी 148 रन का टारगेट मिला, परसों भी लो स्कोरिंग मैच हुआ। कहते हैं कि जो मट्टी है वो ऑस्ट्रेलिया से मंगाई गई थी आखिरी 2 मैचेस के लिए, कराची के वो पर्थ की मट्टी थी ताकि पिचेस को सही किया जा सके। PSL में लोगों की अदम दिलचस्पी की बुनियादी वजह एक तो
पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की मायूस कुन कारकर्दगी है। दूसरे पीएसएल का आईपीएल के साथ क्लैश हो गया है। तीसरे लोगों के माशी हालात हैं। अब आप देखें, एक आदमी स्टेडियम अगर आएगा तो एक तो वो दूर गाड़ी या बाइक या खड़ी करेगा या बस से आएगा, वहां से पैदल चल कर आता है, फिर उसके बाद स्टेडियम में सिक्योरिटी के मुख्तलिफ मराइल से गुजर कर जब वो अंदर जाता है, खाने पीने की अशिया इतनी महंगी है, एक चिकन पराठा रोल 300 रुपए का है, पानी की बोतल 100 रुपए की है, तो कोई आदमी क्यों 500-600-700 रुपए खर्च करे, किराया अलग खर्च करे, टिकट अलग ले? तो लोग कहते हैं कि इससे बेहतर है घर में रिप्ले देखें, मूंगफली खाते रहे, अब तो गर्मियां है लेकिन पॉपकॉर्न खाते रहे और एंजॉय करते रहे। मिर्जा साहब, वैसे पहली बात तो ये कि क्रिकेट की जब बात आती है तो हम आपके बच्चे ही हैं, डॉक्टर ऑफ क्रिकेट की आगे कौन बात कर सकता है। लेकिन दूसरी बात ये है कि पीएसएल की अगर हम बात करें तो एक वजह ये भी हो सकती है कि लोगों अदम दिलचस्पी का शिकार है, क्योंकि जब हम खबर बना रहे होते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि अपनी टारगेट ऑडियंस का ख्याल रखा जाए कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं। तो जब भी क्रिकेट की बात होती है तो हमारे अक्सर शायकीन, जो क्रिकेट शायकीन है, वो अपने हीरोज को देखने जाते हैं। तो यहाँ पर तो हीरोज की जो है वो उनको कोई जो है जगह या माहौल ऐसा फराहम करना बंद कर दिया गया है, बल्कि वो इस वक्त जद में बाबर आजम की जिस तरह जिक्र किया हमने, जिस तरह मोहम्मद रिजवान की बात कर रहे हैं, तो कुछ बन भी रहे होते हैं हीरो तो हम टांगे उनकी खींच लेते हैं। तो आपको लगता है कि इसका भी फुकदान है? हीरोज की तो बात है, अब तक गुज़िश्ता 10-15 बरस में सिर्फ एक बाबर आजम ही एक पाकिस्तान क्रिकेट का एक ऐसा सितारा है जिसने क्रिकेट की दुनिया पर हुक्मरानी की, लेकिन इस वक्त वो अताब का शिकार है। ना इनको अपॉइंटमेंट जरूर दे दीजिएगा, ये डॉक्टर कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं बच्चे हैं तो इनको अपॉइंटमेंट दे दीजिएगा। और दूसरे जो ये बात कर रहे हैं पीएसएल की, तो पीएसएल के अंदर यही है कि अगर पीएसएल से स्टार्स निकलते हैं, आप देखें कि 2016 से जब पीएसएल शुरू हुई, बेशुमार क्रिकेटर, हसन अली पीएसएल से आए, फहीम अशरफ पीएसएल में परफॉर्मेंस देकर आए, शादाब खान ने पीएसएल में परफॉर्मेंस दी, तो बेशुमार क्रिकेटर्स हैं कि शाहीन शाह अफरीदी आए 2018 में, उन्होंने क्या परफॉर्म किया, वो आगे आए, फखर जमान आए, तो हारिस रऊफ आए, तो बेशुमार क्रिकेटर पीएसएल के जरिए आए। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, लेकिन अब गुज़िश्ता 1-2 बरस से पीएसएल से वो खिलाड़ी आना बंद हो गए, और उसकी बुनियादी वजह ये कि हम पीएसएल T20 की परफॉर्मेंस की बेसिस पर टेस्ट टीम में खिलाड़ियों को शामिल कर देते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। तो अब देखिए आइंदा ये 34 मैचेस हैं, 11 मैचेस हो चुके हैं, अभी 23 मैच बाकी हैं। अब तो लाहौर और मुल्तान में मैचेस होंगे। यही बात करने वाली थी कि अब तो वेन्यू जरा चेंज हो गया, कराची से बाय बाय हो गया पीएसएल 10 का, और अब मुल्तान लाहौर होस्ट करेंगे, और पिंडी भी डेफिनेटली ज्यादा, लेकिन मैचेस जो है वो लाहौर में है सबसे। तो मुल्तान की गर्मी जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी मैचेस को, या फिर आपको लगता है कि क्राउड वैसा ही होगा जैसा चार्ज क्राउड होता है और वो भरपूर आकर वहां पर पार्टिसिपेट भी करते हैं, और से फायदा होगा हमें? और प्लेयर्स के लिए भी बताइएगा। देखिए मुल्तान में तो गर्मी होगी, भी कराची में 41 डिग्री सेंटीग्रेड फील किया जा रहा था टेम्परेचर, जो इतनी सख्त गर्मी थी, हीट वेव का जो है वो इशारा किया गवर्नमेंट ने। तो मुल्तान में गर्मी तो होगी, लेकिन मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम या मुल्तान ऐसी जगह पर वाकई के इर्द गिर्द के इलाकों के, चाहे वो विहाड़ी हो, बूरेवाला हो, भावलपुर हो, भावल नगर हो, साहिवाल हो, हर इलाके से लोग आ सकते हैं, इजीली एक्सेसिबल है मुल्तान का स्टेडियम। खानेवाल हो तो वहां पर लोग आएंगे डेफिनेटली। लेकिन लाहौर की बात कर रहा हूं कि अभी मुल्क में बारिशों की पेशगोई की गई है। अब रावलपिंडी में भी आप देखें बारिश की वजह से एक मैच ताखीर से शुरू हुआ, तो क्या लाहौर में बारिश का असर होगा? क्योंकि इस मरतबा पहली मरतबा 10 साल में पीएसएल जो है वो फरवरी के बजाय अप्रैल और मई के महीने में होने जा रही है, तो उसकी वजह से बड़ा फर्क पड़ सकता है। अब देखें लाहौर के शायकीन तो जिंदा दिलाने लाहौर, अब इस गर्मी में मई में मैच होंगे, लाहौर में अभी छत नहीं है, छतें बाद में डलेंगी स्टेडियम की, तो इस गर्मी में जिंदा दिलाने लाहौर किस तरीके से क्रिकेट को खुशामदीद कहते हैं, ये देखना पड़ेगा। तो मिर्जा साहब लास्ट क्वेश्चन है, और क्विकली जरा बताइएगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड तो हमें पता ही है कि इस वक्त बेस्ट टीम जा रही है पीएसएल 10 की, लेकिन आपको दूसरे नंबर पर कौन सी टीम दिखाई दे रही है? देखिए लाहौर कलंदर्स की टीम ने अब तक जो है 3 मैचेस खेले, एक हारा है, 2 जीते, और वो बेहतरीन तरीके से कॉम्बिनेशन अपना बना रहे हैं। कराची किंग्स का कॉम्बिनेशन भी अच्छा बन रहा है, और जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की कामयाबी की बड़ी वजह उनका जो हेड कोच है माइक हेसन, जिसका ताल्लुक न्यूजीलैंड से, जो न्यूजीलैंड की टीम का भी हेड कोच रह चुका है, वो बड़े अच्छे तरीके से प्लान कर रहे हैं। तो इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड फेवरेट है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहली पीएसएल जीती, फिर उसके बाद 2019 में पीएसएल जीती, तो और फिर पिछले साल 2024 में जीती, तो वो टीम फेवरेट है। लेकिन कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स, और अब देखना ही कि मुल्तान सुल्तान जो है, सुल्तान किस तरह की कारकर्दगी पेश करते हैं। पेशावर जल्मी और मुल्तान सुल्तान जो है वो काफी टॉप तक कैसे जाते हैं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। PSL 10 पर हम डिस्कस कर रहे थे और उनसे उनकी माहिराना राय ले रहे थे कि कौन सी टीम्स अभी तक अच्छा कर रही है, कौन कौन से प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे और उसकी वजह क्या है। तो जनाब आज का मैच भी आपने जरूर देखना है। आज जनाब मुकाबला मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स, देखते हैं जी कौन जीतता है। अभी हम ब्रेक पर जा रहे हैं। इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।